नमस्कार साथियों, गरजते बादल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान बोर्ड की जो पुस्तक है सामाजिक विज्ञान 7th 8th क्लास की, उनमें से जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो रीट लेवल 2 को लेकर के आज महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम हल करेंगे। तो आइए चर्चा करते हैं पहले प्रश्न पर। और पहला प्रश्न हमारा ये रहेगा कि निम्न में से कौन सी एक प्रमुख प्राकृतिक स्थलाकृति नहीं है। इनमें से कौन सी प्राकृतिक स्थलाकृति नहीं है? पर्वत, पठार, अधिवास, मैदान। तो इसका सही उत्तर साथियों होगा अधिवास। प्रश्न संख्या 2, वह स्थलीय भाग जो 3 तरफ से जल से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? वह भाग जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ हो उसे क्या कहा जाता है? द्वीप, प्रायद्वीप, सागर, महासागर। तो ये प्रायद्वीप कहलाता है। प्रश्न संख्या 3, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या कहा जाता है? एक बार पुनः सुनिएगा। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या कहा जाता है? तो इसको कहा क्या जाता है? ऑप्शन है आपके पास हरिकेन, टोर्नेडो, टाइफून, विलीज। तो इनमें से कौन सा कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है हरिकेन। ये इसका सही उत्तर होगा। अगला है प्रश्न संख्या 4। तो प्रश्न संख्या 4 में हम देख रहे हैं, इससे पहले मैं चाहूँगा कि आपको इनके बारे में बता दिया जाए थोड़ा सा, ताकि देखा जाए। देखिएगा, ये जो हमारा है हरिकेन, ये तो चक्रवातों को संयुक्त राज्य अमेरिका में कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को संयुक्त राज्य अमेरिका में जो कहा जाता है वो तो ऑप्शन में है हरिकेन। अगर आगे देखा जाए कि टोर्नेडो क्या है, ये किसको कहाँ क्या कहा जाता है, तो वो है अपना उष्णकटिबंधीय चक्रवात। उष्णकटिबंधीय चक्रवात इनको कैरिबियन सागर और मेक्सिको यहाँ पर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को इस नाम से जाना जाता है। और बात करें टाइफून की, तो ये चीन और जापान में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को टाइफून के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें विलीज के बारे में, तो ये ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को कहा जाता है। तो एक बार हम इसके ऊपर लिख भी देते हैं ताकि आपके प्रश्न रह जाएं, हल हो जाएं। तो विलीज है, ये कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया में। और टाइफून है, ये कहाँ कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को तो ये कहा जाता है चीन और जापान में। और बात करें टोर्नेडो की, तो टोर्नेडो वो कैरिबियन सागर और मेक्सिको। और आप ये आगे जानते ही हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को हरिकेन कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आगे चर्चा की जाए अगले प्रश्न की, तो वायुयान किस परत में उड़ते हैं? तो वायुयान कौन सी परत में उड़ते हैं? तो आप सब जानते हैं। इनमें से ऑप्शंस में एक बार देखेंगे आप। ऑप्शंस में आप देखेंगे सौरमंडल, समताप मंडल में, आयन मंडल में या बहिर्मंडल में। कौन से मंडल में ये उड़ते हैं? तो वायुयान कौन से मंडल में उड़ते हैं? तो हम देखेंगे यहाँ सही ऑप्शन होगा, वो होगा समताप मंडल। तो वायुयान कहाँ उड़ते हैं? समताप मंडल में। अब अगर चर्चा की जाए सौरमंडल के बारे में, तो इसके महत्वपूर्ण तथ्य मैं बता देता हूँ। ये वायुमंडल की सबसे निचली परत है। सबसे बड़ी बात है, सबसे निचली परत है। और ये सबसे महत्वपूर्ण परत है। सबसे निचली परत है, सबसे महत्वपूर्ण परत मानी जाती है, सबसे महत्वपूर्ण वायुमंडल का भाग माना जाता है। और इसी सौरमंडल में मौसम है, मौसम परिवर्तन जितने भी हैं वो सौरमंडल में होते हैं। जैसे आप कह सकते हैं वर्षा का आना,
कोहरा, आंधी, तूफान, बादल इत्यादि जो बनते हैं वो सारे क्षोभ मंडल में ही बनते हैं। उसके बाद में अगर बात करें इसकी सीमा कितनी होती है, तो ये वायुमंडल में 13 किलोमीटर तक की इसकी सीमा होती है क्षोभ मंडल की। और हम यूँ कहते हैं, एक महत्वपूर्ण प्रश्न और है कि ऑक्सीजन जो गैस है, ऑक्सीजन गैस की अधिकता भी क्षोभ मंडल में ही पाई जाती है। और अगर यूँ कहा जाए कि क्षोभ मंडल का ऊपरी भाग क्या कहा जाता है, तो क्षोभ मंडल का ऊपरी भाग क्षोभ सीमा के नाम से जाना जाता है और इसको शांत मंडल भी कहते हैं। क्षोभ मंडल को ही शांत मंडल भी कहते हैं। अगर इससे आगे बात करें समताप मंडल की, तो एक बात तो ये हो गई कि वायुयान जितने भी हवाई जहाज़ हैं सब समताप मंडल में ही उड़ते हैं। और इसकी सीमा जो है, इसकी सीमा है वो 50 किलोमीटर तक मानी जाती है। समताप मंडल की सीमा 50 किलोमीटर ऊंचाई तक के भाग में व्याप्त है। और वायुयान में फिर से बता दूं, वायुयान इसी में उड़ते हैं। और एक सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है, ओजोन गैस जो है, ओजोन गैस ये इसी मंडल में पाई जाती है, माने समताप मंडल में ही पाई जाती है। और जो सूर्य, ये ओजोन गैस काम क्या करती है, तो ये सूर्य से आने वाली पैरा बैंगनी किरणों को अवशोषित करके पृथ्वी पर हानिकारक किरणों को रोक देती है, हम यूँ कह सकते हैं। बात करें आगे, इसके आगे अगर कहें तो वो मध्य मंडल आता है। और मध्य मंडल का यहाँ चर्चा नहीं की गई है, तो मध्य मंडल है वो समताप सीमा के ऊपर लगभग 80 किलोमीटर तक का जो भाग रहता है वो मध्य मंडल का रहता है। और अंतरिक्ष से आने वाली जितनी भी उल्का पिंडें होती हैं, वो जितनी भी उल्का पिंड हैं वो सारी की सारी इसी मध्य मंडल में ही जल करके नष्ट हो जाती हैं। इसके बाद में बात करें आगे आयन मंडल की, तो आयन मंडल है वो 80 किलोमीटर से लेकर के और लगभग ये 400 किलोमीटर तक का जो भाग है वो आयन मंडल का होता है। और संचार की दृष्टि से ये सबसे महत्वपूर्ण परत मानी जाती है। संचार की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण परत मानी, जितने भी अपने उपग्रह हैं वहाँ से आने वाली जो चीज़ें वो यहीं से ही परावर्तित होकर के हमारे तक पहुँचती हैं। और अगर बात करें अंतिम वाले मंडल की, तो बहिर्मंडल, तो इसमें सबसे ऊपर की जो परत है ये गैसों, जितने भी गैसें सब विरल मात्रा में यहाँ गैसें होती हैं। और इस मंडल में सबसे ज़्यादा जो गैस मिलती है वो हीलियम तथा इसके साथ साथ हाइड्रोजन और हीलियम, ये दो गैसों की बहुतायतता यहाँ मिलती है। आगे बात करते हैं अगले वाले प्रश्न की। अब बात करते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की, तो जल दिवस कब मनाया जाता है? तो जल दिवस कब मनाया जाता है? 25 मार्च को, 22 मार्च को, 15 मार्च को, या फिर इसमें से 10 मार्च को? तो आप बताएंगे कि कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 22 मार्च को जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 6। तो प्रश्न संख्या 6 है, वोन झील किस देश में है? वोन झील किस देश में है? तुर्की में, ब्राज़ील में, ईरान में, या फिर अमेरिका में? इनमें से कहाँ होगी वोन झील? तो वोन झील होगी तुर्की में। ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये तुर्की में होगी। प्रश्न संख्या अगला प्रश्न है, मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? ये रीट को लेकर के बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि आजकल मातृभाषा में शिक्षा को लेकर के भी और नई नई जो चीज़ें वो इसी को लेकर के हो रही हैं, तो इस तरह के प्रश्न रीट में आने की संभावना ज़्यादा बनती है। तो मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो मातृभाषा दिवस 22 मार्च को, 21 फरवरी को, 25 फरवरी को, या फिर 11 दिसंबर को? तो ये मनाया जाता है 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं अगले वाले प्रश्न की, पोल्डर किस देश में पाए जाते हैं? पोल्डर किस देश में पाए जाते हैं? इंग्लैंड में, जापान में, नीदरलैंड में, या फिर मिस्र में? कहाँ पाए जाते हैं? तो पोल्डर हैं वो नीदरलैंड में पाए जाते हैं। अब ये पोल्डर होते क्या हैं? तो मैं आपको बता दूं, यहाँ नीदरलैंड का उत्तरी और पश्चिमी भाग जो समुद्र तल से लगभग 1 मीटर
ऊंचा है, समुद्री तल से 1 मीटर वो ऊंचाई पर है। और जो ज्वार के समय डूब जाता है, जब समुद्र में पानी आता है तो ज्वार के कारण डूब जाता है। और इस समस्या से बचने के लिए समुद्र एवं स्थल के मध्य एक कृत्रिम बांध माने मानवों द्वारा निर्मित बांध बनाया गया है। और ये बांध के द्वारा ऐसी सुरक्षित भूमि है, और इसी सुरक्षित भूमि को पोल्डर कहा जाता है। माने कृत्रिम बांध के द्वारा जो भूमि बनाई गई है तो उसी को पोल्डर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रसदार फल, रसदार फल वाले वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये रसदार फलों के वन कोणधारी वनों में पाए जाते हैं, शीतोष्ण सदाबहार वन है, या उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है, या भूमध्य सागरीय वन है। तो ये रहेंगे भूमध्य सागरीय वन। अगला एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, खेजड़ली बलिदान संबंधित है। तो खेजड़ली बलिदान है, ये किससे संबंधित है? वन संरक्षण से संबंधित है, कृषि उत्पादन से संबंधित है, औद्योगिकरण से संबंधित है, या फिर तकनीकी विकास से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा वो वन संरक्षण को से लेकर के वन संरक्षण से संबंधित है। आइए अगले प्रश्न माने प्रश्न संख्या 11वें पर चर्चा करते हैं। थार का मरुस्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? थार का मरुस्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सभी जानते हैं, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, केरल या तेलंगाना में। तो ये होगा राजस्थान में। प्रश्न संख्या 12, निम्न में से किस राज्य में बर्फीला क्षेत्र पाया जाता है? बर्फ कहाँ गिरती है? तो राजस्थान में तो आप जानते हैं आग ही आग बरसती है। तो राजस्थान, झारखंड, केरल या जम्मू कश्मीर, इनमें से कौन सा सही होगा? तो जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा बर्फ गिरती है, बर्फीला क्षेत्र पाया जाता है। बात करते हैं अगले 13वें प्रश्न की। खादर शब्द का संबंध निम्न में से किस से है? खादर क्या है? नदी, पर्वत, पठार, मैदान। नदी, पर्वत, पठार या मैदान। तो ये क्या होगा? इसमें होगा मैदान से संबंधित है। अब आइए चर्चा करते हैं। दो चीज होती हैं, एक होता है बांगर और एक होता है खादर। तो बांगर है, ये हम यूं कह दें कि नदियों के द्वारा बिछाई गई पुरानी जलोढ़ मिट्टी के मैदानों को हम बांगर कहते हैं। मानी नदियों में जो मिट्टी आती है, जो बिछा दी जाती है, बिछ जाती है पानी के बहाव के साथ, वो बांगर। और तथा नवीन एवं जलोढ़ मिट्टी के मैदान को हम खादर कहते हैं। चलिए आइए अगले प्रश्न पर हम चर्चा करते हैं। और अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक पश्चिमी तटीय मैदान का भाग नहीं है? तो पश्चिमी तटीय मैदान का भाग कौन सा नहीं है? कोंकण, कन्नड़ तट, मालाबार तट और या कोरोमंडल तट। तो इसमें से होगा कोरोमंडल तट। अब हम बात करते हैं पश्चिमी तटीय मैदानों की। हम बात करते हैं पश्चिमी तटीय मैदान कौन कौन से हैं? तो हम कह सकते हैं काठियावाड़ तट है एक, तो इसमें एक कोंकण तट है, काठियावाड़ तट है, कोंकण तट है, कन्नड़ तट है और मालाबार तट। ये 4 प्रकार के यहाँ पश्चिमी तटीय मैदान हैं। और बात करें पूर्वी तटीय मैदानों की, तो पूर्वी तटीय मैदानों में एक तो आता है कोरोमंडल और दूसरा आता है उत्तरी सरकार तट। प्रश्न संख्या 15, निम्न में से जो बात सत्य है वह है। इनमें से कौन सी बात सही है? तो मनुष्य स्वभाव से एक सामाजिक प्राणी है, क्या यह बात सही है? या फिर आवश्यकता मनुष्य को सामाजिक प्राणी बनाती है, या ये बात सही है? या फिर समाज व्यक्ति का विकास करता है, ये बात सही है? या फिर तीनों ही बातें सही हैं? तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा ये सारी ही बातें सही हैं। मनुष्य स्वभाव से एक सामाजिक प्राणी, समाज के बिना व्यक्ति नहीं रह सकता। आवश्यकता मनुष्य को सामाजिक प्राणी बनाती है, तो आवश्यकता के कारण ही माँ, भाई, बहन, परिवार, पेड़ पौधे, वनस्पति, जंगल, सब की आवश्यकता होती है। और इसके बाद में बात करें समाज व्यक्ति का विकास करता है, तो समाज ही व्यक्ति का विकास करता है। और इससे आगे हम देखते हैं प्रश्न संख्या 16।
तो 16 पर चर्चा करते हैं, समाज के सदस्यों का दृष्टिकोण और सामाजिक व्यवस्थाएं होनी चाहिए। तो कैसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए? लोकतांत्रिक या फिर समानतावादी या फिर मानवतावादी या फिर ये सभी? तो किस प्रकार की होनी चाहिए? लोकतांत्रिक भी होनी चाहिए, समाजवादी भी होनी चाहिए, मानवतावादी भी होनी चाहिए, अर्थात ये सभी होनी चाहिए। अगला प्रश्न 17वां, लोकतंत्र बढ़ावा देता है। तो लोकतंत्र किस बात को बढ़ावा देता है? असमानता को बढ़ावा देता है या फिर समानता को बढ़ावा देता है या फिर विशेषाधिकारों को बढ़ावा देता है या फिर जो है भेदभाव को बढ़ावा देता है? तो इनमें से किसको बढ़ावा देता है? सब जानते हैं, जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि लोकतांत्रिक क्षेत्र का, देश का प्रतिनिधित्व करता है। तो हम कह दें समानता को बढ़ावा देता है। आगे बात करते हैं, मत देने का अधिकार किसे है? वोट देने का अधिकार किसे है? तो अमीर को, पुरुष को, पढ़े लिखे को, सभी वयस्क नागरिकों को। तो किसको है वोट देने का अधिकार? सभी वयस्क नागरिक जो 18 वर्ष पार कर चुके हैं, 18 वर्ष के हो गए हों, वो सभी मत देने के अधिकार को रखते हैं। बालक का, अगला प्रश्न है, बालक का पहला शिक्षक कौन होता है? बच्चे का पहला अध्यापक कौन होता है? विद्यालय, मित्र, माता या फिर परिवार? तो इनमें सही उत्तर होगा वो माँ होगा। माता ही या माँ ही बालक का पहला शिक्षक होता है। और आज का अंतिम प्रश्न है, 20वां प्रश्न है, मीराबाई की प्रसिद्धि का कारण क्या है? तो मीराबाई किस कारण से प्रसिद्ध थी? क्या राजनीति के लिए प्रसिद्ध थी या फिर ईश्वर भक्ति के लिए प्रसिद्ध थी या फिर अच्छा शासन करने के लिए प्रसिद्ध थी या इनमें से कोई नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा वो ईश्वर भक्ति के लिए मीराबाई प्रसिद्ध थी। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि सारे ही प्रश्न राजस्थान बोर्ड के पाठ्य पुस्तक के अनुसार महत्वपूर्ण प्रश्नों को छांट करके आप लोगों के लिए लाए गए हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो छोटा सा पसंद आया होगा और आगे भी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद। थैंक्स।